नमस्कार, द इंडियन इनसाइडर में आपका स्वागत है। आज हम 2026-27 के केंद्रीय बजट की गहराइयों में उतरेंगे, लेकिन एक अलग नजरिए से। हम इस पर बात नहीं करेंगे कि सिगरेट या मोबाइल फोन सस्ते हुए या महंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम फाइनेंस मिनिस्टर के हिसाब किताब के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें ज्यादातर हेडलाइंस नजरअंदाज कर देती हैं, पर जिनमें असली कहानी छिपी है। सही बात है। हमारे स्रोत साफ इशारा कर रहे हैं कि ये बजट सिर्फ एक साल का लेखा जोखा नहीं, बल्कि अगले दशक के लिए भारत के इरादों का एक तरह से ऐलान है। हाँ। ऐसा लग रहा है कि सरकार ने आर्थिक रिकवरी वाले गियर से सीधा ग्लोबल पावर वाले गियर में गाड़ी डाल दी है। तो चलिए इसी के पड़ताल करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इसीलिए ये बजट उन लोगों को शायद थोड़ा उबाऊ लगे जो टैक्स में छूट या किसी नई स्कीम का इंतजार कर रहे थे। हाँ, शायद। लेकिन जो लोग भारत की लंबी दौड़ पर नजर रखते हैं ना, उनके लिए ये किसी थ्रिलर से कम नहीं है। ये नंबर सिर्फ नंबर नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा की कहानी कह रहे हैं। असली सवाल ये नहीं है कि कितना पैसा दिया गया, बल्कि ये है कि पैसा कहाँ और सबसे जरूरी क्यों जा रहा है। और यहीं पर यह विश्लेषण दिलचस्प हो जाता है। तो फिर सबसे बड़े और सबसे चौंकाने वाले हिस्से से शुरू करते हैं, डिफेंस। हाँ, डिफेंस, बिल्कुल। रक्षा बजट में इस बार कुछ ऐसा हुआ है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। स्रोतों के मुताबिक 1.85 लाख करोड़ रुपए का एक मॉडर्नाइजेशन फंड, मतलब आधुनिकीकरण कोष, पूरी तरह से अलग रख दिया गया है। बिल्कुल अलग। और जो सबसे अहम बात है, ये पैसा तनख्वाह या पेंशन पर खर्च नहीं हो सकता। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, नए हथियार और नए उपकरण खरीदना, सिर्फ हार्डवेयर। हाँ बिल्कुल। ये तो एक बहुत ही साफ संदेश है, नहीं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए, सोचने वाली बात यह है कि दशकों से हमारी रक्षा नीति डिफेंस पर आधारित थी। हाँ, कि हम पर हमला हो तो हम जवाब देंगे। बिल्कुल। हमारा ज्यादातर पैसा मौजूदा हथियारों के रखरखाव, मतलब मेंटेनेंस पर खर्च होता था। ये फंड उस सोच को पूरी तरह से पलट रहा है। अच्छा? ये कह रहा है कि हम अब सिर्फ जवाब देने का इंतजार नहीं करेंगे, हम अपनी शर्तों पर माहौल बनाएंगे। ये एक रक्षात्मक सोच से हटकर एक आक्रामक क्षमता निर्माण की ओर एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। और इसी से जुड़ी एक और बात ने मुझे चौंका दिया। हमारे स्रोतों ने बताया कि बजट में पहली बार नेक्स्ट जेन फाइटर डेवलपमेंट के लिए एक अलग से लाइन आइटम है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने पहले कभी किसी एक R&D प्रोजेक्ट के लिए बजट में इस तरह का जिक्र नहीं देखा। क्या ये सामान्य बात है? इसका असल में मतलब क्या है? ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। आप इसे ऐसे समझिए कि ये MCA यानी हमारे अपने 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम के लिए एक ब्लैंक चेक जैसा है। एक ब्लैंक चेक? हाँ, इसका सीधा संदेश एयरफोर्स और DRDO को है। पैसे की चिंता मत करो, बस इसे बनाकर दिखाओ। अब विदेशों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। मतलब आत्मनिर्भर पूर्ण टर्बो चार्ज किया जा रहा है। बिल्कुल। ये सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं है, ये आत्मनिर्भरता को टर्बो चार्ज करने जैसा है। देखिए, एक स्टेल्थ फाइटर बनाना सिर्फ पुर्जे जोड़ना नहीं है। नहीं, ये डिजाइन, सॉफ्टवेयर, इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब पूरे इकोसिस्टम को देश में बनाने की चुनौती है। इसके लिए अलग से पैसा देना दिखाता है कि ये अब कोई सपना नहीं, बल्कि एक ठोस वित्त पोषित राष्ट्रीय मिशन है। बिल्कुल। और यही महत्वाकांक्षा हमें नौसेना के आवंटन में भी दिखती है। हिंद महासागर को लेकर हमारी पिछली बातचीत को ध्यान में रखें तो हाँ, नौसेना को कैपिटल बजट का अब तक का सबसे बड़ा हिस्सा मिला है। और स्रोत साफ कह रहे हैं कि ये पैसा सीधे तौर पर तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर और न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम को रफ्तार देने के लिए है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि भारत अब हिंद महासागर में सिर्फ एक मौजूदगी से आगे बढ़कर प्रभुत्व स्थापित करने की तैयारी कर रहा है? हाँ, नौसेना पे जोर तो साफ दिख रहा है, लेकिन मुझे जो बात ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि ये पैसा सिर्फ जहाज खरीदने के लिए नहीं है। अच्छा? इसे सीधे तौर पर बॉर्डर पर बन रही सड़कों से जोड़ा गया है। जरा सोचिए, एक तरफ समुद्र में एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरी तरफ हिमालय में हर मौसम में खुली रहने वाली सड़कें। ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये एक तरह से एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की नींव रखने जैसा है, जहां नौसेना और सेना के ऑपरेशंस को लॉजिस्टिक्स के स्तर पर ही जोड़ा जा रहा है। और यहीं पर वो 12.2 लाख करोड़ का ऐतिहासिक कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स तस्वीर में आता है। ये आंकड़ा ये इतना बड़ा है कि इसे समझना मुश्किल है। इसे ऐसे देखिए, ये देश के कई छोटे राज्यों की कुल GDP से भी ज्यादा है। बाप रे! सरकार इतना पैसा सिर्फ एक साल में देश में नई सड़कें, पोर्ट्स और रेलवे लाइनें बनाने पर लगा रही है। और जैसा आपने कहा, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सीमा सड़क संगठन यानी BRO को जा रहा है। खास तौर पर प्रोजेक्ट हिमांक और प्रोजेक्ट दंतक के लिए। बिल्कुल।
जिसका सीधा मतलब है LAC, यानी चीन बॉर्डर तक हर मौसम में कनेक्टिविटी। रणनीतिक नजरिए से तो ये एक पूरा गेम चेंजर है। हिस्टोरिकली सर्दियों में हिमालय में ऑपरेशंस रुक जाते थे। बर्फबारी मतलब दोनों तरफ की सेनाओं को एक तरह का ब्रेक दे देती थी। एक तरह का सीज फायर हो जाता था। बिल्कुल। लेकिन अब हर मौसम में खुली रहने वाली सुरंगों और सड़कों का मतलब है कि हम सर्दियों में भी तेजी से सैनिकों और टैंकों को बॉर्डर तक पहुंचा सकते हैं। ये तो हमारे विरोधियों के लिए एक बुरे सपने जैसा है। यकीनन। ये एक लॉजिस्टिकल चुनौती को एक रणनीतिक बढ़त में बदल देता है, और इसका एक दूसरा फायदा भी है। वो क्या? ये सड़कें सिर्फ सेना के लिए नहीं है, ये उन दूर दराज के इलाकों में व्यापार और टूरिज्म भी लाती हैं, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अच्छा, ये भी एक एंगल है। हाँ, जब लोकल इकोनॉमी मजबूत होती है तो उन सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत की पकड़ और गहरी हो जाती है। ये एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा है। तो ये तो हुई केले की दीवारें और उस तक पहुंचने के रास्ते। लेकिन आज की लड़ाई सिर्फ तोप और टैंक से नहीं लड़ी जाती। नहीं, सबसे आधुनिक हथियार चलते हैं चिप्स और बैटरी पर, और अगर वही आपके पास ना हो तो यहीं पर वो चीज आती है जिसे हमारे स्रोत इस बजट का असली मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। हाँ, दुर्लभ पृथ्वी का दाव या रेयर अर्थ गैम्बिट। ये हिस्सा वाकई कमाल का है। बताइए इसके बारे में। सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए का क्रिटिकल मिनरल्स मिशन शुरू किया है, और इसमें सबसे आकर्षक बात यह है कि ये पैसा सिर्फ देश में खुदाई के लिए नहीं है। तो फिर कहाँ के लिए है? इसका एक बड़ा हिस्सा विदेशों में, खासतौर पर अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में खदानों को खरीदने या उनमें हिस्सेदारी लेने के लिए है। और ये इतना जरूरी क्यों है? लोग सोचेंगे कि हम अफ्रीका में खदानें क्यों खरीद रहे हैं। क्योंकि देखिए, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ये आज का नया तेल है। नया तेल? हाँ, आपकी इलेक्ट्रिक कार की बैटरी से लेकर आपके स्मार्टफोन और सबसे जरूरी आपकी मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम तक सब कुछ इन्हीं खनिजों पर निर्भर करता है। अभी इस पूरी सप्लाई चेन पर किसका दबदबा है? चीन का। चीन का। कल को अगर चीन ये सप्लाई रोक दे तो हमारी पूरी हाईटेक इंडस्ट्री ठप हो सकती है। पूरी तरह से ठप। तो इन खदानों को खरीदकर भारत ये सुनिश्चित कर रहा है कि उसकी रक्षा और नागरिक जरूरतें किसी दूसरे देश की दया पर निर्भर ना रहें। ये आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ साथ रणनीतिक स्वायत्ता भी है। ये तो बहुत अहम बात है। मतलब बिना इन खनिजों की अपनी सप्लाई के हमारा आत्मनिर्भर रक्षा का सपना वो किसी दूसरे देश द्वारा बंधक बनाया जा सकता है। बिल्कुल। हम दुनिया का सबसे अच्छा मिसाइल सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर उसे बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल ही ना हो तो वो सिर्फ कागज पर ही रह जाएगा। पकड़ा आपने। और भविष्य के संसाधनों को सुरक्षित करने की ये रणनीति सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। यही सोच हमें अंतरिक्ष और समुद्र में भी दिखती है। ISRO को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए डेडलाइन से पहले ही एक बड़ा फंड मिला है। ये सिर्फ गर्व की बात नहीं है। इसके रणनीतिक मायने क्या हैं? अंतरिक्ष में अपनी स्थायी संपत्ति होने का मतलब है निगरानी, कम्युनिकेशन और नेविगेशन में पूरी तरह आत्मनिर्भरता। आपको किसी और देश के सैटेलाइट पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। और इसी के साथ गहरा महासागर मिशन का भी जिक्र है। हाँ, और इस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। हिंद महासागर में समुद्र की तिलहटी में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल जैसे खनिजों का भंडार है। इस मिशन को भी अतिरिक्त पैसा मिला है। ये समुद्र के नीचे छिपे खजाने पर दूसरों से पहले अपना दावा ठोकने की एक रणनीतिक चाल है। मतलब जिस तरह आज जमीन के नीचे के खनिज जरूरी हैं, कल समुद्र के नीचे के संसाधन उतनी ही कीमती होंगे। बिल्कुल। तो ये जमीन, आसमान और समुद्र तीनों मोर्चों पर भविष्य के लिए खुद को सुरक्षित करने की एक बहुत सोची समझी योजना है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत प्रभावशाली और महत्वाकांक्षी लगता है। एयरक्राफ्ट कैरियर, स्टेल्थ फाइटर, अफ्रीका में खदानें, स्पेस स्टेशन। लेकिन यहाँ एक आम आदमी के मन में सवाल जरूर उठेगा कि क्या देश ये सब कुछ झेल सकता है? क्या हम अपनी चादर से ज्यादा पैर तो नहीं फैला रहे? इन सब खर्चों के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये सबसे जरूरी सवाल है, और यहीं पर सरकार के बही खाते की बात आती है। और यही सरकार ने बाजार को चौंकाया है। कैसे? देखिए, आसान भाषा में राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट का मतलब है सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर। ठीक है। इतना भारी खर्च करने के बावजूद सरकार ने इस घाटे को 4.3% पर रखने का लक्ष्य रखा है, जो बाजार की उम्मीद से मतलब काफी कम है। ओके, तो इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ और ये महत्वपूर्ण क्यों है? इसका सीधा मतलब यह है कि सरकार दुनिया को, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों और निवेशकों को यह संदेश दे रही है कि हाँ, हम बड़े सपने देख रहे हैं और बड़ा खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारा घर व्यवस्थित है। हम बेतहाशा कर्ज नहीं ले रहे हैं। अच्छा। और एक मजबूत क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है कि भारतीय कंपनियों को विदेशों से सस्ता कर्ज मिलता है, जिससे देश में और निवेश आता है और विकास की रफ्तार तेज होती है।
ये एक सकारात्मक चक्र बनाता है। तो हम महत्वाकांक्षी हैं लेकिन लापरवाह नहीं। बिल्कुल सही, यही संदेश है। ठीक है, ये आर्थिक समझदारी वाली बात तो सही है, लेकिन फिर भी वो सवाल अपनी जगह है जो एक आम मध्यम वर्गीय इंसान पूछेगा। बड़े बड़े रणनीतिक निवेश ठीक है, पर मेरे लिए क्या है? मेरे टैक्स स्लैब में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, मुझे तो कोई सीधी राहत मिली। इस पर स्रोत क्या कहते हैं? हाँ, ये सवाल तो बनता है, और ये सच है कि कोई सीधी टैक्स कटौती नहीं हुई है। लेकिन स्रोतों ने एक बहुत ही चालाक कदम की ओर इशारा किया है। वो क्या है? डिजिटल स्किलिंग वाउचर प्रोग्राम। ये कोई मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, ये एक अलग तरह की सोच है। ये प्रोग्राम नौकरी पेशा लोगों को एआई, मशीन लर्निंग, कोडिंग या ब्लॉकचेन जैसे भविष्य के कोर्स करने पर टैक्स छूट का दावा करने की इजाजत देता है। तो ये एक तरह से खुद पर निवेश करने के लिए एक इनाम है। बिल्कुल, सरकार सीधे पैसे देने के बजाय लोगों को खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। ये उस मानसिकता को बदलता है जहां लोग सरकार से कुछ मुफ्त मिलने की उम्मीद करते हैं। सही बात है। यहां सरकार कह रही है, आप भविष्य के लिए खुद को तैयार करने की पहल करें, हम आपकी मदद करेंगे। ये लंबी अवधि में अर्थव्यवस्था के लिए कहीं ज्यादा फायदेमंद है। ये एक ऐसी वर्कफोर्स तैयार करेगा जो आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार हो। मतलब मछली देने के बजाय मछली पकड़ना सिखाने जैसा। बिल्कुल, यही सोच है। तो जब हम इन सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़ते हैं, डिफेंस, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, मिनरल्स और वित्तीय अनुशासन, तो एक बहुत ही साफ तस्वीर उभरती है। हाँ, एक पूरी तस्वीर। ये बजट छोटी मोटी तालियों के लिए नहीं, बल्कि लंबी अवधि की ताकत बनाने के लिए है। ये टैंक, ट्रेन और तकनीक में इन्वेस्ट कर रहा है। जैसा कि द इंडिया इनसाइडर के एक स्रोत ने कहा, भारत बजट की हर ईंट से एक किला बना रहा है। ये बात इस बजट का सार है। ये वर्तमान की दीवारों पर रंग रोगन करने के बजाय भविष्य की नींव रख रहा है। हर आवंटन, चाहे वो सीमा पर एक सड़क हो, एक स्टेल्थ फाइटर के लिए फंडिंग हो या अफ्रीका में एक लिथियम खदान हो, एक बड़ी जुड़ी हुई रणनीति का हिस्सा लगता है। ये एक ऐसा बजट है जिसे शायद आज की हेडलाइंस के लिए नहीं, बल्कि 5 या 10 साल बाद इसके असली प्रभाव के लिए याद किया जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। एक ऐसा बजट जो चुपचाप काम कर रहा है। हाँ। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात, हमारे सारे स्रोत और विश्लेषण ये तो बता रहे हैं कि क्या बनाया जा रहा है। एक मजबूत रक्षा कवच, आत्मनिर्भर तकनीक और सुरक्षित संसाधन, एक किला। हाँ। लेकिन असली सवाल जो ये बजट हमारे सामने छोड़ जाता है वो ये है कि ये सब क्यों बनाया जा रहा है। एक किला किसी मकसद से बनाया जाता है। रक्षा, प्रौद्योगिकी और वैश्विक संसाधनों में इस तरह के रणनीतिक निवेश के साथ भारत अगले दशक में किस तरह की वैश्विक भूमिका निभाने की तैयारी कर रहा है। ये सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति बने रहने की तैयारी नहीं लगती। तो फिर ये क्या लगता है? ये खेल के नियम तय करने वालों की मेज पर अपनी कुर्सी लगाने की तैयारी लगती है।